बूढ़े पिता का कठोर फैसला। बाबूजी, आपके पास 10,000 रुपए होंगे? छोटे बेटे अमित ने मदन लाल जी से कहा। तो बाबूजी ने पूछा, बेटा किस लिए चाहिए? तो अमित ने कहा कि बाबूजी, मुझे मोबाइल लेना है, बाकी पैसे हैं मेरे पास, कुछ आप दे दीजिए। बेटा, अभी तो तुमने नया मोबाइल लिया था, फिर इतनी जल्दी दूसरा मोबाइल क्यों ले रहे हो? तो अमित कहता है कि बाबूजी, वो अच्छा नहीं है, मुझे दूसरा लेना है। बाबूजी अमित की तरफ गौर से देखते हैं, फिर बिना कुछ कहे अमित को 10,000 रुपए निकाल कर दे देते हैं। तभी बड़ा बेटा संजय, जो कि वहीं खड़ा रहता है, कहता है, बाबूजी, मुझे 15,000 रुपए चाहिए। बाबूजी पूछते हैं, तुम्हें क्यों चाहिए? बाबूजी, मुझे अपनी गाड़ी में कुछ काम करवाना है, बाकी पैसे तो है मेरे पास, आप मुझे बस 15,000 रुपए दे दीजिए। बाबूजी संजय की तरफ भी गौर से देखते हैं और उसे भी 15,000 निकाल कर दे देते हैं। दोनों बेटे पैसे लेकर चले जाते हैं। मदन लाल जी के पास उनकी पत्नी माधवी जी भी बैठी रहती हैं। वे अपने पति मदन लाल जी से कहती हैं कि आप बच्चों को इतने इतने पैसे क्यों दे देते हैं? बच्चे कमा रहे हैं, अपने खर्चे अपने पैसों में चला सकते हैं। तब मदन लाल जी कहते हैं, भाग्यवान, मैं बच्चों के लिए ही तो कमाता हूँ, और अगर बच्चों ने पैसे ले ही लिए तो क्या हो गया, सब कुछ इन्हीं का ही तो है। माधवी जी कहती हैं, देखिए जी, वक्त का कुछ पता नहीं, कुछ पैसा हमें अपने पास भी बचा कर रखना चाहिए। तब मदन लाल जी कहते हैं, भाग्यवान, तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो, इतना मत सोचा करो, भगवान सब कुशल मंगल करेगा। माधवी जी कहती हैं, आप नहीं मानेंगे, आपको कुछ कहना ही बेकार है। अच्छा, चाय पियेंगे आप? हाँ, पी लूंगा। अगर तुम अपने लिए बना रही हो तो मेरे लिए भी एक कप बना देना। ठीक है। ये कहकर माधवी जी बाहर चली जाती है। संजय और अमित जब पैसे लेकर अपने अपने कमरे में जाते हैं तो उनके हाथ में पैसे देखकर उनकी पत्नियां पूछती हैं, ये पैसे कहाँ से आए? तो दोनों बताते हैं कि बाबूजी से लेकर आए हैं। दोनों की पत्नियां खुश हो जाती हैं और अपने अपने पति से वह पैसे ले लेती हैं और कहती हैं, ये तो हमारी शॉपिंग में काम आएंगे। मदन लाल जी के 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। उनके बड़े बेटे का नाम संजय और छोटे बेटे का नाम अमित था और बेटी का नाम संध्या था। मदन लाल जी ने तीनों बच्चों की शादी कर दी थी। उनकी बेटी की शादी भी सुखी संपन्न परिवार में हुई थी। तीनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई, पालन पोषण और शादी ब्याह में जो भी खर्च हुआ था वो मदन लाल जी ने ही किया था। बेटों की शादी में भी मदन लाल जी ने ही पैसा लगाया था। दोनों बेटों से कुछ भी नहीं लिया था। संजय और अमित दोनों जॉब करते थे, जबकि मदन लाल जी का अपना कारोबार था। मदन लाल जी दोनों बच्चों को अपने कारोबार में ही लगाना चाहते थे, लेकिन संजय और अमित दोनों को कारोबार में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे दोनों ही जॉब करना चाहते थे। मदन लाल जी ने भी बच्चों पर कोई जोर नहीं दिया। करियर चुनने के लिए दोनों बच्चों को उन्होंने पूरी छूट दी थी। दोनों बेटे जो भी कमाते थे वे अपने पास ही रखते थे। घर के खाने का खर्च, मेहमानों के आने जाने का खर्च, बिजली का बिल, गैस सिलेंडर खर्च और घर के बाकी जितने भी खर्च थे वे मदन लाल जी ही किया करते थे। घर मदन लाल जी के पैसों पर ही चलता था और उसके ऊपर यह हालत थी कि दोनों बच्चे किसी न किसी बहाने से महीने में कुछ न कुछ रकम अपने बाबूजी से निकलवा ही लेते थे। दोनों बेटों के 2-2 बच्चे थे। दोनों बहुएं भी ठीक ठाक थी। सास ससुर की सेवा करती थी, कभी उनके सामने बोलती नहीं थी। मदन लाल जी अपनी पत्नी माधवी से बहुत प्यार करते थे। माधवी के उनके जीवन में आने से पहले वे कुछ भी नहीं थे। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस एक छोटी सी दुकान थी। आमदनी भी इतनी नहीं थी, और जब से माधवी जी उनके जीवन में आई थी
उनके जीवन में बहार ही बहार आ गई थी। कारोबार अच्छा फल फूल गया था। उन्होंने दुकान भी अब बहुत बड़ी बना ली थी और उनके सारे खर्चे उसी दुकान से पूरे हो जाया करते थे। इसीलिए वे अपने बेटों से कुछ भी नहीं लेते थे। एक दिन शाम को जब दुकान से मदन लाल जी घर आते हैं तो देखते हैं माधवी जी कुछ परेशान सी बैठी हुई है। मदन लाल जी माधवी जी के पास आते हैं और कहते हैं, क्या बात है माधवी, तुम इतनी परेशान सी क्यों लग रही हो? माधवी जी कहती हैं, पता नहीं क्या हो गया है, मेरा दिल सा घबरा रहा है। कल से कंधे में बहुत दर्द है। मैंने सोचा था कि तेल की मालिश कर लूंगी तो ठीक हो जाएगा। मालिश करने से भी कुछ नहीं हुआ। तो मदन लाल जी कहते हैं, अरे तुम क्यों घबरा रही हो, क्यों परेशान हो रही हो? कल को मेरी छुट्टी है, मैं सुबह ही तुम्हें डॉक्टर के लेकर चलूंगा। माधवी जी गौर से मदन लाल जी के चेहरे को देखने लगती है। मदन लाल जी कहते हैं, क्या हुआ माधवी, तुम मुझे इतनी गौर से क्यों देख रही हो? माधवी जी कहती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही देख रही थी। अगली सुबह मदन लाल जी माधवी जी को स्कूटर पर बैठाकर डॉक्टर के लेकर जाते हैं। मदन लाल जी जा ही रहे होते हैं कि सामने से एक बाइक तेजी से आती है। वह बाइक वाला बाइक इतनी तेजी से चला रहा था कि मदन लाल जी का बैलेंस बिगड़ जाता है। मदन लाल जी तो संभल जाते हैं, लेकिन पीछे बैठी हुई माधवी जी नीचे गिर जाती हैं और उनके सिर में चोट लग जाती है। मदन लाल जी जल्दी से स्कूटर खड़ा करके स्कूटर से नीचे उतरते हैं और माधवी जी को देखते हैं। माधवी जी मदन लाल जी को देखती हैं और अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। मदन लाल जी घबरा जाते हैं। वे माधवी जी को आवाज देते हैं, लेकिन माधवी जी उनकी आवाज का कोई जवाब नहीं देती है। मदन लाल जी को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। तभी वहां एक गाड़ी गुजर रही होती है। मदन लाल जी उस गाड़ी वाले से रिक्वेस्ट करते हैं। वे गाड़ी वाला मान जाता है। मदन लाल जी अपना स्कूटर वहीं खड़ा कर देते हैं और दो तीन आदमियों की मदद से माधवी जी को गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। मदन लाल जी गाड़ी में बैठते ही अपने तीनों बच्चों को फोन कर देते हैं। मदन लाल जी माधवी जी को हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं। माधवी जी को जल्दी जल्दी स्ट्रेचर पर लेटाया जाता है और ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाता है। मदन लाल जी बेसुध खड़े रहते हैं, एक टक ऑपरेशन थिएटर की ओर देखते रहते हैं। तभी वहां उनकी बेटी और दामाद आते हैं और मदन लाल जी को तसल्ली देते हैं। फिर वहां मदन लाल जी के दोनों बेटे बहुएं आती हैं। मदन लाल जी ऑपरेशन थिएटर के बाहर इधर से उधर चक्कर काटते रहते हैं। कुछ समय बाद जब डॉक्टर्स बाहर आते हैं तो मदन लाल जी हड़बड़ाकर पूछते हैं। तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि हमने अपनी पूरी कोशिश की है, ऑपरेशन भी कामयाब हो गया है, लेकिन सर में गहरी चोट आने के कारण अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। बाकी होश में आने के बाद पता चलेगा। ये सुनकर मदन लाल जी का दिल बैठ जाता है और वह बेसुध से होकर बैठ जाते हैं और माधवी जी के होश में आने का इंतजार करते हैं। माधवी जी को ऑपरेशन थिएटर से वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। मदन लाल जी माधवी जी को देखने और मिलने के लिए बोलते हैं तो डॉक्टर उन्हें मना कर देते हैं। जब तक होश नहीं आता तब तक कोई भी माधवी जी से नहीं मिल सकता। मदन लाल जी बाहर बैठकर इंतजार करते रहते हैं। घड़ी की सुई घूमती रहती है और मदन लाल जी और बाकी सबको इंतजार करते करते 4 घंटे हो जाते हैं। मदन लाल जी की जान गले में अटकी हुई थी। बार बार खड़े होते हैं, बार बार बैठते हैं, इधर उधर घूमते हैं और फिर बैठ जाते हैं। बेटे बहू तो थक हार कर घर चलते बनते हैं। बेटी और दामाद रोशन लाल जी को सांत्वना देते रहते हैं और खाना खाने के लिए बोलते हैं, लेकिन मदन लाल जी मना कर देते हैं और मदन लाल जी
अपनी बेटी और दामाद को भी घर भेज देते हैं। मदन लाल जी सदमे में बैठे रहते हैं, अपना सर दीवार पर लगाकर आंखें बंद करते हैं तो सामने माधवी जी को पाते हैं और अतीत की दुनिया में खो जाते हैं, जहां बड़े बेटे अमित की शादी में माधवी जी ढोलक बजा रही थी और मदन लाल जी को देखकर गीत गा रही थी। सभी बच्चे भी मदन लाल जी और माधवी जी के आंखों के इशारों को समझ रहे थे और देख रहे थे और हंस रहे थे। तो मदन लाल जी कहते हैं, क्या प्रेम कहानी सिर्फ तुम बच्चों की ही होती है? क्या प्रेम कहानी हम जैसे बूढ़ों की नहीं हो सकती? तो अमित, संजय और संध्या अपनी माँ को उठाकर अपने बाबूजी के पास खड़ा कर देते हैं और तीनों बच्चे उनसे डांस करने की मांग करते हैं। अब घर में शादी का माहौल था, बच्चों की जिद के आगे झुकना पड़ा और मदन लाल और माधवी जी ने हौले हौले दो चार डांस स्टेप्स किए और फिर माधवी जी शर्मा के कमरे में चली गई। सर, आपकी वाइफ को होश आ गया है, तभी किसी ने आकर कहा तो मदन लाल जी अतीत से बाहर आ गए और बहुत उत्साहित होकर खड़े हुए माधवी जी के पास गए। माधवी जी होश में तो आ चुकी थी, लेकिन एक मृत व्यक्ति की भांति माधवी जी कोमा में जा चुकी थी, जो सिर्फ सुन सकती थी, देख सकती थी, लेकिन न हिल सकती थी, न चल सकती थी, न ही बोल सकती थी। मदन लाल जी एक टक माधवी जी को देखते रहते हैं। बहुत देर तक देखने के बाद बोलते हैं, माधवी, तुम्हें इस हालत में देखकर मुझ पर आज क्या गुजर रही है, मैं बता भी नहीं सकता। तुम तो डॉक्टर के जाने के लिए मना कर रही थी। आज अगर मैंने तुमसे डॉक्टर के जाने की जिद ना की होती तो तुम इस हालत में ना होती। मैं ही इस सब का जिम्मेदार हूं। काश तुम्हारी जगह मुझे चोट लग गई होती, इस बेड पर तुम नहीं मैं होता। मदन लाल जी माधवी जी का हाथ अपने हाथ में लेते हैं और कहते हैं, माधवी, तुम ही तो मेरी जिंदगी हो, तुम ही तो मेरी जिंदगी का आसरा हो, मेरे जीवन का सुख हो, मेरी कही अनकही बातें हो। तुम कुछ क्यों नहीं बोलती हो? कुछ तो बोलो। तुम हमेशा मुझे कहती रहती हो, बच्चों को तुम बिगाड़ रहे हो पैसे दे देकर। देखो, मैंने आज भी अमित और संजय को पैसे दिए हैं। मुझे कुछ तो बोलो माधवी। माधवी, तुम सुन रही हो ना सब? लेकिन वक्त ने ऐसा घाव दिया कि माधवी को लाचार बना डाला। वे बोले भी तो क्या बोले, कैसे बोले, जब उनकी जुबान ही उनका साथ नहीं दे रही थी। वह मदन लाल जी का हाथ पकड़े भी तो कैसे पकड़े, जब उनके हाथ ही उनका साथ नहीं दे रहे थे। माधवी जी की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। मदन लाल जी ने देखा तो रोने लगे और माधवी जी के गले लग गए। बोले, तुम चिंता मत करो माधवी, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। देखना, तुम जल्दी ही मेरे साथ खुद यहाँ से चल कर जाओगी। और इसी तरह माधवी जी की सेवा करते करते रोशन लाल जी को एक सप्ताह गुजर जाता है। रोशन लाल जी कभी खा पी लेते हैं, कभी नहीं, लेकिन माधवी जी का पूरा ख्याल रखते थे। माधवी जी के बेटे बहू मदन लाल जी और माधवी जी की कोई सुध नहीं लेते। मुश्किल से एक दो बार ही बेटे बहुए अपनी माँ को देखने आए थे, उसके अलावा कभी अस्पताल आकर ना देखते। बेटी संध्या और दामाद आते और मदन लाल जी को खाना खिलाकर चले जाते थे। संध्या अक्सर अपने बाबूजी के पास आकर उन्हें सांत्वना देती रहती थी। उधर रोशन लाल जी के कारोबार पर भी ताला लग चुका था। रोशन लाल जी माधवी जी की दिन रात सेवा करते रहे, लेकिन माधवी जी की सेहत दिन पर दिन और गिरती जा रही थी। वे ठीक होने के बजाय और कमजोर होती जा रही थी। और पूरे एक महीने बाद जब माधवी जी ने अपनी आंखें पूरी तरह बंद कर ली तो मदन लाल जी को गहरा सदमा पहुंचा। दिन रात सेवा करने के बाद भी वे अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए।
ये बात उनके दिल पर वार कर रही थी। माधवी को मृत देखकर मदन लाल जी का दिल तड़प रहा था। हंसती खेलती माधवी जी अब उनके सामने मर्द पड़ी हुई थी। वह अंदर ही अंदर माधवी जी की मौत का जिम्मेदार खुद को मान रहे थे। मदन लाल जी के सामने माधवी जी की सारी बातें, सारी यादें खड़ी थी। माधवी जी का क्रियाक्रम कर दिया गया। मदन लाल जी माधवी जी की चिता के आगे रात तक बैठे रहे। फिर मदन लाल जी के दामाद मदन लाल जी को घर लेकर गए। घर आते हुए मदन लाल जी के कदम लड़खड़ा रहे थे। इस घर में माधवी की कितनी यादें हैं। जैसे जैसे अंदर कदम रखते माधवी जी हर जगह खड़ी मिलती। बड़ी मुश्किल से अपने कमरे तक पहुंचे और उस कमरे के ही होकर रह गए। माधवी जी तो इस दुनिया से चली गई थी। मदन लाल जी भी 1 महीने के अंदर अंदर बहुत कमजोर हो गए थे। कारोबार भी बंद हो चुका था। मदन लाल जी के पास जो पैसा था वे माधवी जी के इलाज में खर्च हो चुका था और कारोबार में भी घाटा हो रहा था। अब मदन लाल जी बिल्कुल खाली हो चुके थे। उनके पास अब कोई जमा पूंजी नहीं बची थी। बेटे बहुए मदन लाल जी को कारोबार खोलने के लिए बोलते, लेकिन मदन लाल जी बाहर ही नहीं जाते थे और खुद से बातें करते रहते। 1 डेढ़ महीने तक तो दोनों बच्चों ने किसी तरह काम चला लिया, घर का खर्चा उठा लिया। लेकिन अब घर के खर्च के लिए दोनों भाइयों में झगड़ा होने लगा था। वे एक दूसरे को खर्च करने के लिए कहने लगे थे। बड़ा भाई छोटे भाई से कहता खर्च के लिए और छोटा भाई बड़े भाई से कहता खर्च के लिए। दोनों भाई अपने एक एक रुपए का हिसाब जोड़ रहे थे कि मेरे इतने पैसे खर्च हो गए हैं और मेरे इतने पैसे खर्च हो गए हैं। मदन लाल जी ये सब बातें सुनते रहते थे। धीरे धीरे दोनों भाइयों में झगड़ा ज्यादा हो गया तो दोनों भाइयों ने अपनी रसोई अलग अलग कर ली। अब सवाल उठता था कि बाबूजी को खाना कौन देगा। इस पर भी दोनों में झगड़ा होने लगा। एक टाइम का खाना बड़े भाई ने कर लिया तो दूसरे टाइम का खाना छोटे भाई ने कर लिया। अब नाश्ते के ऊपर झगड़ा हो रहा था कि नाश्ता कौन देगा। तो तय हुआ कि नाश्ता एक दिन एक भाई देगा और एक दिन एक भाई देगा। फिर दोनों भाई मिलकर बाबूजी के पास जाते हैं और कहते हैं, बाबूजी और कब तक माँ के मरने का शोक मनाओगे आप? 1 महीने से भी ज्यादा हो चुका है और आपका शौक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब इस मातम की दुनिया से बाहर आइए और अपना कारोबार संभालिए। घर के इतने खर्चे हैं, बिना काम के कैसे पूरे होंगे? दोनों बेटे कहकर चले जाते हैं, लेकिन क्या कहकर गए हैं इसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। मदन लाल जी गहरी सोच में पड़ जाते हैं। वे सोचते कि मैंने अब तक किया ही क्या है? कमाया ही तो है और बच्चों पर खर्च ही तो किया है। मैंने अपनी सारी जिंदगी सिर्फ कमाने में निकाल दी। मैंने कभी कोई अपने अरमान पूरे नहीं किए, अपने ख्वाहिश पूरी नहीं की। सुबह चला जाता हूँ, शाम को आता हूँ। दिन रात मेहनत की, किसके लिए की? बच्चों के लिए ही तो की। और आज इन बच्चों पर 2 वक्त की रोटी देना भी मेरे लिए भारी हो रहा है। किसके लिए करूं? किसके लिए जाऊं? किसके लिए कमाऊं? इन स्वार्थी बच्चों के लिए सारी जिंदगी कमाया ही तो है। जिसके लिए अब कमाता वो तो मुझे छोड़कर जा चुकी है। अब किसके लिए इतना सरदर्द लूं? औलाद को सिर्फ मेरे पैसे से मतलब है, मुझसे नहीं। वे मेरे पैसे से प्यार करते हैं, मुझसे नहीं। मैंने सोचा था कि सारी जिंदगी तो कमाया है, अब बस काम नहीं करूंगा। मैंने सारी जिंदगी बच्चों को पाला। मेरे बच्चे अब मुझे पाल लेंगे, मेरा सहारा बनेंगे। लेकिन इन्हें तो अभी भी मुझसे ही काम करवाना है, मेरी ही कमाई खानी है। जबकि
अब मुझ में हिम्मत नहीं रही काम करने की। मेरी हिम्मत जो थी वही चली गई, तो अब मैं अपनी हिम्मत कहाँ से लाऊं? जब माधवी ही नहीं रही तो मैं काम क्यों करूं? नफरत हो गई है मुझे अब काम करने से भी। मुझे नहीं कमाना पैसा, बहुत पैसा कमा लिया, बस अब नहीं। अपने दोनों बेटों की बातें सुनकर मदन लाल जी को और भी गहरा सदमा पहुंचता है। वे तो अपने बेटों के लिए क्या सोच रहे थे और उनके बेटे उन्हें लेकर क्या सोच रहे थे, ये भी वो देख चुके थे। मदन लाल जी अपनी सोच से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। उनके मन के अंदर बहुत सारे सवाल जन्म ले रहे थे। सारी जिंदगी मैंने अपने बेटों को पाला पोसा, अच्छी परवरिश दी, पढ़ाया लिखाया, सारी जिंदगी खर्च उठाता रहा। जब भी पैसे मांगते, जितने भी मांगते, तुरंत निकाल कर दे देता। और आज जब मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बीवी के सदमे में घर बैठ गया तो इन पर बोझ बन गया। मदन लाल जी कुछ तो माधवी जी के देहांत से टूटे हुए ही थे और कुछ बेटों की बातों ने उन्हें तोड़ डाला। अब तक मदन लाल जी को बुढ़ापा महसूस नहीं हुआ था, लेकिन अब होने लगा था। मदन लाल जी अब पूरा समय घर रहते। मदन लाल जी को खाने तक को कोई बेटा बहू पूछता नहीं था। बेटी संध्या आकर अपने पिता का ख्याल रखती, लेकिन वे कितने समय अपने घर को छोड़कर अपने पिताजी के पास रहती। वे भी एक दो दिन अपने पिताजी का ख्याल रखकर अपने घर चली जाती थी। अब घर में बाबूजी को लेकर दिन रात का बवंडर मचा रहने लगा। बाबूजी के पास अब पैसे नहीं थे, इसलिए बाबूजी के खर्च को लेकर दोनों बेटे दोनों बहुओं में जंग होने लगी। बात बात पर मदन लाल जी को ताने मारे जाने लगे और काम करने पर जोर दिया जाने लगा। मदन लाल जी सब देख रहे थे, सब सुन रहे थे, लेकिन मदन लाल जी शांत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, चुपचाप सब सुनते रहते थे। घर में उन्हें लेकर इतना बवंडर मचने लगा था कि मदन लाल जी को अब खुद पर भी शर्म आने लगी थी। लेकिन मदन लाल जी इतने कमजोर व्यक्ति नहीं थे। वे शांत प्रवृत्ति, मजबूत सोच विचार और दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति थे। एक दिन चारों बेटे बहू में बाबूजी को लेकर बहुत बहस हो रही थी। दोनों बहुएं अपने अपने पति को कह रही थी कि बाबूजी को काम करने के लिए बोलो। बेटे भी कह रहे थे कि क्या किया जाए जिससे बाबूजी काम करने लगे। इसी बात को लेकर चारों बेटों बहुओं में झगड़ा हो जाता है। मदन लाल जी अपने कमरे में सब सुनते रहते हैं। मदन लाल जी कमरे से बाहर आते हैं, बेटे बहुए भी बाहर आते हैं और मदन लाल जी को काम करने के लिए कहते हैं। मदन लाल जी कुछ नहीं बोलते तो बेटे बहुए उन्हें खूब खरी खोटी सुनाने लग जाते हैं। दोनों बेटे कहते हैं, हमारे ऊपर बोझ बनकर मत बैठो, इतने वक्त से आप घर में पड़े हो, कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते? हम कहाँ से लाएं इतना? आपका बोझ उठाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। बहुएं कहती हैं, खुद करो, खुद पकाओ और खुद खाओ। हमसे अपने ही काम नहीं होता है, हमारा ही कोई कर दे। मदन लाल जी चुपचाप बाहर जाते हैं तो सब खुश हो जाते हैं कि अब तो ताला खुल ही जाएगा दुकान का। अब तो बाबूजी को काम करना ही पड़ेगा। एक बार बाबूजी काम करने लगे फिर तो सब ठीक हो जाएगा, पैसे आने लगेंगे तो घर का खर्चा आराम से उठ जाएगा। मदन लाल जी के बेटों ने कभी घर के खर्चे में पैसे खर्च किए ही नहीं थे, इसलिए अब उन्हें बहुत भारी दिखाई दे रहा था। इसलिए वे मदन लाल जी पर काम करने के लिए जोर दे रहे थे। सब मदन लाल जी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तभी वहां दो पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और पीछे पीछे मदन लाल जी आते हैं। बेटे बहुए देखकर चौंक जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। मदन लाल जी
चुपचाप टांग पर टांग रखकर सोफे पर बैठ जाते हैं। क्या ये घर तुम्हारा है? ऑफिसर मदन लाल जी के बच्चों से पूछते हैं। बेटे जवाब देते हैं, जी हाँ, ये घर हमारा ही है, और वे जो सामने सोफे पर बैठे हैं वे हमारे पिताजी हैं। इतना कहना था कि दोनों ऑफिसर दोनों बेटों की टांगों पर स्टिक से मारते जाते हैं और कहते हैं कि जब ये तुम्हारे पिताजी हैं और तुम इनके बेटे हो और ये घर तुम्हारा है, तो इतनी नौबत क्यों आई कि मदन लाल जी को पुलिस स्टेशन में हमारे पास आना पड़ा और तुम लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराना पड़ा। मदन लाल जी इस शहर के बहुत इज्जतदार व्यक्ति हैं और हमारे बाबूजी के बहुत अच्छे साथी हैं। अब तुम चलो हमारे साथ, हम करेंगे खातिर तुम्हारी बढ़िया वाली। पुलिस वाले दोनों बेटों की गिरेबान घसीट कर पकड़कर ले जाते हैं। वह पुलिस ऑफिसर बाबूजी के दोस्त का बेटा होता है। दोनों बेटे बाबूजी बाबूजी करते रहते हैं। दोनों बहुएं भी बाबूजी के पैर पड़ती हैं, लेकिन बाबूजी कुछ नहीं कहते। दोनों बहुएं भी अपने पति के पीछे पीछे चल देती हैं। बाबूजी के कहने पर उनके बेटे को एक रात सलाखों के पीछे रखा जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है। दोनों बेटे माफी मांगने के लिए अपने बाबूजी के पास आते हैं, लेकिन उस घर में ताला लगा होता है। मदन लाल जी अपनी दुकान और घर दोनों बेच देते हैं। अब उनका काम करने का कोई मन नहीं था, क्योंकि जिसके लिए वे काम करते वही अब इस दुनिया से जा चुकी थी। उन्हें अब अपने काम से भी नफरत हो चुकी थी, क्योंकि जिंदगी भर जिनके लिए कमाया उन्होंने मदन लाल जी के साथ ऐसा किया। ये सोच कर ही मदन लाल जी के दिल के 1000 टुकड़े हो जाते थे। मदन लाल जी अपनी बेटी के आसपास ही एक छोटा सा घर ले लेते हैं और बाकी का सारा पैसा डाक खाने में जमा करा देते हैं, और उनके पैसे पर जो इंटरेस्ट मिलता है उससे उनका खर्चा आराम से चल जाता है। वे छोटा घर भी बाबूजी अपनी बेटी के नाम कर देते हैं, और जो रकम उन्होंने डाक खाने में जमा कराई थी उसका नॉमिनी भी अपनी बेटी को बना देते हैं। मदन लाल जी अपनी बेटी को कहते हैं कि बेटी, जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं मैं अपना काम खुद कर लूंगा, लेकिन जिस दिन मेरे हाथ पैर चलने बंद हो जाए उस दिन मेरे लिए फुल अटेंडेंट रख लेना। मैंने जो पैसा डाक खाने में जमा कराया है उसका नॉमिनी तुम्हें ही बना दिया है, और ये मकान भी तुम्हारे नाम कर दिया है। संध्या अपने बाबूजी के गले लग जाती है। संध्या को भी अपने बाबूजी के लिए बहुत दुख होता है। घर पास होने की वजह से अब मदन लाल जी की बेटी रोजाना अपने पिताजी के पास आ जाती है। मदन लाल जी एक खाना बनाने वाली रख लेते हैं और एक साफ सफाई वाली रख लेते हैं। मदन लाल जी के पास उनका नौकर जो बचपन से ही उनके पास रहता था एक दिन उनके पास आता है, कहता है, बाबूजी आपने काम बंद किया तो मैं तो लावारिस हो गया आपके बिना। कई बार आपके घर आया था, तब आपके बेटों ने मुझे धक्के मारकर भगा दिया था। बड़ी मुश्किल से आपका पता मिला है, मैं कहाँ जाऊं, कौन है मेरा? तो मदन लाल जी उसे अपने साथ रख लेते हैं और डाक खाने में जो रकम जमा थी उसमें अपना जीवन यापन करने लगते हैं। दोनों बेटे मदन लाल जी के पास माफी मांगने आते हैं, लेकिन मदन लाल जी उन्हें माफ नहीं करते हैं। अब दोनों बेटे एक किराए के घर में रहते हैं और अपना घर चलाते हैं, लेकिन उसमें उनका पूरा नहीं होता है, तो दिन रात की लड़ाई रहती है। जिंदगी में हर जगह शब्द काम नहीं आते, कई जगह इंसान की खामोशी ही वार कर डालती है, जैसे मदन लाल जी ने खामोशी खामोशी में सब काम कर डाले थे।
जिंदगी में हर जगह पैसा काम नहीं आता। कई जगह इंसान का सहारा भी बहुत जरूरी होता है। जैसे मदन लाल जी के बेटे, आप अपने पिताजी के सहारे को तड़प रहे हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।